अब हमारा अगला टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो इसमें क्या बड़ा है, सेंट्री मतलब सेंटर, टूवर्ड सेंटर, एक ऐसा फोर्स जो सेंटर की ओर काम करेगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप क्या लो, एक थ्रेड ले लो, डोरी ले लो और उसको डोरी में पत्थर बांध लो। पत्थर बांध के ऐसे आप जोर से घुमाओ, आप घुमाएंगे, रोटेट करेंगे तो घूमेगा घूमेगा घूमेगा, ठीक है ना। और ऐसा लगता है कि घूमता रहेगा, देन सडनली आप छोड़ दो, वो चला जाएगा, ठीक है ना। पत्थर आप जिधर भी छोड़ेंगे वो चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो और इसका एग्जांपल देखो, पहले तो इसको रीड कर दे रहा हूँ। ए सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए नेट फोर्स दैट एक्ट ऑन द एन ऑब्जेक्ट टू कीप इट मूविंग अराउंड इन द सर्कुलर पाथ। ये एक ऐसा फोर्स है जो ऐसा लग रहा है, जैसे मान लो कि आप घुमा रहे हो तो ये ऐसे लग रहा है कि ये फोर्स हमेशा ट्राई कर रहा है ये सेंटर में ही घूमे, ठीक है ना। नेट फोर्स क्या हो, सेंटर में ही काम करे। तो एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो उस सर्कल के सेंटर में ही काम करता है ऑलवेज। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। आप जब किसी रोड पे जा रहे हो, मान लो किसी हाईवे पे जा रहे हो या आपके घर के करीब कोई रोड बनी है जिसपे गाड़ियां बराबर चलती हैं, ऐसे नहीं कि कभी कभी जाए, ऐसे नहीं, कंटिन्यूसली गाड़ियां चलती है और वो टर्न है, ऐसे घूम रहा है। तो देखो रोड थोड़ा ऐसा कैसे रहता है, ढलान टाइप का बनाया जाता है। जिधर एक साइड में क्या होता है, जैसे टर्न होती है ना, गाड़ी घूमती है तो एक साइड में थोड़ा सा ऐसा ढलान रहता है, एक साइड में थोड़ा हाइब्रिड रहता है। वो क्यों ड्राइव से ऐसा बना जाता है, ताकि उधर सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर सके। ये आपको समझ में आया। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, टूवर्ड्स द सेंटर काम करता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद में क्या हुआ, बहुत सारी चीजें इस पे काम चलते रहे। उसके बाद में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए जिसका नाम था केपलर। तो केपलर ने 3 लॉज दिए। केपलर ने क्या कहा, 3 लॉज दिए और उन 3 लॉज को अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। केपलर ने क्या कहा कि उन्होंने इधर उधर की बातें नहीं की, उन्होंने सीधे सोलर सिस्टम के बारे में बात किया। केपलर ने सोलर सिस्टम के बारे में बताया और अर्थ के बारे में बताया। केपलर ने ये कहा कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, और उन्होंने खास करके अर्थ को और सन के बारे में बताया कि सन कहाँ पे प्रेजेंट है, अर्थ कहाँ पे है और कैसे अर्थ रोटेट कर रहा है सन की ओर। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा केपलर ने कि the orbit of a planet is an ellipse with the sun at its foci। पहले मैं लिख रहा हूँ, केपलर ने लॉ दिया। तो केपलर का लॉ देखो, केपलर फर्स्ट लॉ, क्या लॉ दिए उन्होंने, इस लॉ के अकॉर्डिंग द ऑर्बिट ऑफ a planet, the orbit of a planet is an ellipse, with the sun at its foci, with the sun at on foci। ये इन्होंने पहला लॉ दिया। इन्होंने क्या कहा देखो, अब इसमें कुछ वर्ड आपको नहीं समझ में आएंगे, क्या कहना चाह रहा है। द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन एलिप्स। ऑर्बिट वो पाथ, वो रास्ता जिसपे सन घूम रहा है, जिसपे क्या हो रहा है, अर्थ घूम रहा है। ये क्या है देखो, कोई भी चीज जब किसी चीज पे घूमती है ना तो उसको ऑर्बिट बोलते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉन पढ़ के रखे हो, तो इन्होंने वही नाम दिया, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन एलिप्स। अब एलिप्स क्या होता है, एलिप्स के बारे में आप समझ लो। आप ले लो एक कोन, आप आइसक्रीम खाते हो ना, आइसक्रीम का कोन ले लो ऐसा, और कोन को ऐसे कट कर दो, ऐसे कट करो, कट करेंगे ऐसे स्लाइस करते, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगा। कोन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको, इसको ऐसे कट करो, बीच से कट करेंगे, ऐसे एक स्लाइस निकालेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। इसको एलिप्स बोलते हैं, एलिप्स, ठीक है ना। एलिप्स इतना समझ लो कि 2 सर्कल मिलकर के एक सर्कल बना लेते हैं। जैसे मान लो एक राउंडेड सर्कल, दोनों एक ये है एक ये, ठीक है ना, कुछ ऐसे समझ लो।
थोड़ा इसको और करीब ले जाओ, ऐसे ऐसे। तो अब क्या करो, इन दोनों को मिला करके एक सर्कल कर दो ऐसे, और ये बीच में प्रेस कर दो, इसको बोलते हैं एलिप्स। तो पहला लॉ क्या किया था, ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट का ऑर्बिट कैसा होगा, वो एलिप्स में होगा, मतलब ऐसे अंडाकार होगा थोड़ा सा, ठीक है ना, ओवल शेप, विद द सन एट ऑन फोकाई। तो अब देखो अंडाकार है ना, तो इसमें दो फोकाई है, एक फोकाई ये और एक फोकाई ये। जैसे मैंने आपको बताया है कि मान लो इसमें दो सर्कल है, दो सर्कल है, तो एक सर्कल का ये फोकाई होगा, दूसरा सर्कल का ये फोकाई होगा, दोनों को एक साथ मिलाया गया है। तो अब ये दो फोकाई इसके अंदर है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से इसको कंसीडर किया गया है। और ये बताया गया है कि जो सन होगा वो किसी एक फोकाई पे है, ये देखो। तो मान लो ये आपको मैंने एक ऑर्बिट बताया और इसमें सन एक जगह पे है, इसका मतलब ये हुआ, देखो इस सन बीचों बीच में नहीं है, एकदम सेंटर में नहीं है, सन इधर कहीं हो सकता है। और अर्थ क्या होगा, अर्थ इसके चारों तरफ से घूमेगा, अर्थ घूम रहा है, ठीक है ना, अर्थ इस रास्ते पे जा रहा है और सन किसी एक फोकाई पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ था केपलर का, ठीक। उसके बाद में इन्होंने दूसरा लॉ भी दिया, वो क्या बताया उन्होंने। अब देखो, अब इसके कैलकुलेशन की बात आ गई, आपके भी दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, आपके माइंड में, कि सर अब इसका अगर मुझे कैलकुलेशन करना होगा, सर यहाँ पे अगर सन है, सपोज मान लीजिए आप कि यहाँ पे सन है और यही पास में अर्थ भी आ गया, तो 1 मिनट में, सपोज ऐसे मान ले रहे, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस तय करेगा, 1 मिनट में, ठीक है ना। मान लो इसके करीब में है तो, और यही दूर चला गया, तब 1 मिनट में कितना कवर करेगा, कितना चलेगा। तो हुआ क्या कि जब अर्थ सन के पास में आता है, देखो ये सन है, ये क्या है, अर्थ है, जब अर्थ सन के पास में आएगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो मान लो अभी यहाँ है और अगले 1 मिनट में सपोज ऐसे कंसीडर करो, ये यहाँ पहुंचेगा, इसके यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, तो वो इतना एरिया कवर किया, इतना एरिया कवर कर दिया। अब अगले 1 मिनट में मान लो यहाँ थोड़ा गैप दिखा दो, यहाँ से अगले 1 मिनट में पहले यहाँ है, यहाँ तो अगले 1 मिनट में यहाँ पहुंचेगा ये। फिर उसके बाद में मान लो यहाँ से अगले मिनट में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पहुंचेगा। आप कुछ डिफरेंस देख रहे हो तीनों डायग्राम में, तीनों डायग्राम में इसको मैंने बहुत चौड़ा बना दिया, ये उससे थोड़ा पतला है, ये और पतला है, क्यों। बट अब इस तीनों डायग्राम का एक मीनिंग है, तीनों का एरिया सेम है, तीनों का एरिया सेम है। मान लो आपके घर में बंटवारा हो जाए या आपके अंकल वगैरह में बंटवारा हुआ था कभी, अब किसी ने बोला भाई इतना जगह हमको चाहिए, हाँ भाई उतना ले लो, बाकी के लोगों का क्या, उतना ही जगह है बट उनको लंबाई में मिल गया, उनको चौड़ाई में नहीं मिला, जगह उतना ही है बट किसी को लंबाई में मिला है, किसी को चौड़ाई में मिला है, बंटवारा सबको सेम हुआ है। तो ये इन्होंने कहा। दूसरा लॉ, सेकंड लॉ के बारे में आप लिखो। सेकंड लॉ क्या था, केपलर सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में इन्होंने क्या बताया, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, क्या, द लाइन ज्वाइनिंग the planet and the sun सन के बीच में स्वीप करता है, मतलब कवर करता है, क्या, स्वीप इक्वल, बराबर का एरिया, स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल टाइम, ये समझ में आया। सेम टाइम में सेम एरिया ज्वाइन करेगा, सेम एरिया कवर करेगा। जैसे मान लो कि बंटवारा मैंने बताया आपके घर का या किसी भी फैमिली का, तो बंटवारे में भी ऐसा होता है, सबको बराबर का ऐसा मिलना चाहिए। अब जिसके पास में किसी को ऐसे चौड़ाई में मिल जाता है, किसी को लंबाई में मिल जाता है, बट लेते सब बराबर का ही। तो वैसे सेम यहाँ पे इनका सेकेंड लॉ था। अब थर्ड लॉ भी इन्होंने दिया। थर्ड लॉ में क्या बताए, थर्ड लॉ को देखो क्या बताया इन्होंने,
तीसरा लॉ इन्होंने ये बताया, देखो यहाँ पे मैंने तीसरा लॉ लिख दिया है। तीसरा लॉ ये है, थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कर्व ऑफ मीन डिस्टेंस। देखो ये तीसरा लॉ ये बता रहा है कि स्क्वायर में ले लो, इसको स्क्वायर में ले लेंगे टाइम को, कितना टाइम, जैसे अभी आपको बताया था ना, सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगा, तो वही बता रहा है कि स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड, घूमने का जो रिवोल्यूशन का पीरियड है उसको आप स्क्वायर में ले लो अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कर्व ऑफ मीन ऑफ डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट कितना डिस्टेंस तय करता है उसके डिस्टेंस के क्यूब के, उसको आप 3 का पावर लगा दो, उसके प्रोपोर्शनल होगा, मतलब टाइम का स्क्वायर और डिस्टेंस के कर्व के इसके क्यूब के इक्वल होता है। ये थर्ड लॉ था। तो इस तरीके से केपलर का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लॉ हमने देखा। फर्स्ट लॉ में आपने क्या देखे थे, एक बार फिर से कोई रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ में हमारा ये था कि जो हमारा क्या होता है, अर्थ रोटेट करता है या कोई भी प्लैनेट रोटेट करता है और सर उसके फोकाई पे होता है, किसी एक फोकाई पे होता है, दोनों पे नहीं होता है। दूसरा लॉ ये आपने देखा कि सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया कवर करेगा। तीसरा लॉ ये था कि टाइम का जो स्क्वायर होगा वो यहाँ पे डिस्टेंस के क्यूब के इक्वल होगा, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ये लॉ ऑलवेज पूछा जाता है, इसको आप कवर कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद का टॉपिक देखते हैं। बच्चों जो थर्ड लॉ अभी आपने पढ़े ना, उसमें जो एक रॉन्ग वर्ड आ गया है वो कर्व लिखा हुआ है, कर्व नहीं एक्चुअली वो क्यूब है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, जब आप नोट्स में लिखेंगे तो उसको आप क्यूब लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रहेगा, ठीक है ना। तो ये आप करेक्ट कर लें। अब आगे का जो भी लेक्चर होगा वो बोर्ड पे नहीं है, वो नोटबुक में है, तो आपको वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा नोटबुक के साथ में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।